आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 जनवरी में जो खेला जाने वाला है उसका होस्टिंग राइट्स नेपाल को मिल गया है। इससे बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ और क्या हो सकती है आपके लिए। नेपाल का ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट रहने वाला है हिस्ट्री के अंदर कि नेपाल कोई सा भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, रीजनल क्वालिफायर नहीं है, ये वर्ल्ड कप जो मेन क्वालिफायर है वर्ल्ड कप का वो होस्ट करने वाला है। ये पहले ही तय हो चुका था कि 2027 में अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो होस्ट करेगा वो उसमें नेपाल और बांग्लादेश मिलके दोनों होस्ट करने वाले थे। ये हम सभी को पता ही है, जनरली नहीं पता तो मैं भी ये बता देना चाहता हूँ कि उसकी होस्टिंग नेपाल को ऑलरेडी मिल चुकी थी। उस हिसाब से आईसीसी ने नेपाल की ग्रोथ देखी है पिछले कुछ सालों में। उसको देखते हुए नेपाल एक एपिसेंटर दिखता जा रहा है आईसीसी को मेन इवेंट्स के लिए, होस्टिंग के लिए। और जिस जिस हिसाब का क्राउड गैदर कर पाता है, क्राउड को अट्रैक्ट कर पाता है नेपाल अपने गेम में, उस हिसाब की ही पॉपुलैरिटी की उम्मीद है उसको वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भी। सक्सेसफुली अगर ये पूरा इवेंट निकल जाता है तो पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव मैसेज ये जाएगा कि नेपाल बड़े आईसीसी इवेंट्स होस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। और ये एक दबाव भी जाता है आईसीसी के ऊपर कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स नेपाल को होस्ट करने के लिए आप दीजिए, तो आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा हर बार। ऐसे इवेंट्स आपको काफ़ी फ़ायदे पहुंचाते हैं, अगर मॉनेटरी वेज में हो, अगर मार्केटिंग वेज में हो, अगर आपको टूरिज्म बढ़ाना हो कंट्री के अंदर, तो ऐसे इवेंट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है कंट्री के अंदर कि आपको वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करने का मौका मिल रहा हो। तो सबसे बढ़िया बात अभी तक की यही है। तो दूसरी न्यूज़ हमारे जर्सी की स्पॉन्सरशिप को लेके थी। जो मेन स्पॉन्सर जो नेपाल के जो शर्ट के इस वाले भाग पे जिनका टाइटल या ब्रांडिंग हमारे जो शर्ट में हमको देखने को मिलती है, कैन को जिस हिसाब से स्पॉन्सर्स की उम्मीद थी शायद उतने उनको लीड्स ना मिली हों, वो भी एक रीज़न, मेन रीज़न हो सकता है कि उन्होंने नोटिस पीरियड को थोड़ा और लंबा कर दिया है। नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ का ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि आपको टाइटल स्पॉन्सर, आपको जो मेन जो जर्सी का जो किट स्पॉन्सर है, वो उसकी तलाश के लिए आप एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 2 करोड़ पर ईयर, 2 करोड़ 1 साल का, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट माना जाएगा। और ये 3 साल की डील रहेगी, तो टोटल 6 करोड़ का जो रेवेन्यू है आपको शर्ट स्पॉन्सर से ही आने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी अगर ये डील क्रैक होती है। ये होनी ही है, बट इसमें थोड़ा और उनको अच्छी डील्स की शायद तलाश होगी, तभी कैन ने ये नोटिस पीरियड को थोड़ा और लंबा किया है। तीसरी बड़ी खबर है कि कैन की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उन्होंने उसमें एनपीएल की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया है, सबके सामने अपनी फाइनेंशियल्स रखे हैं। सारे रिपोर्टों को बिल्कुल क्लियरली ही उन्होंने मेंशन करते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली उन्होंने सबके सामने शेयर किया है और मीडिया में भी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट आ रखी है। तो टोटल एनपीएल का जो कुल रेवेन्यू हुआ है जनरेट एक सीजन का, तो 27 करोड़ प्लस उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है अगर फर्स्ट सीजन के लिहाज से बात की जाए तो। पहले इतना बजट भी हुआ नहीं करता था, जबकि कैन ने एनपीएल के ही राइट्स को बेच के एक सीज़न में इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। उसमें से नेट प्रॉफिट उन्होंने लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, 2.46 करोड़ है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। वो भी एक बड़ी अच्छी बात है कि पहले ही सीजन आप इतना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाए, लगभग 10% के अराउंड। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसी लिहाज से कि आप ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे देखिए कि जिस कैन को हमेशा शक के दायरे में रख के देखा जाता था कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को छुपाया है या फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है या उसको कुछ छुपाया है, कुछ दबाया है, तो ये सब चीज़ों को क्लियर करते हुए नए कैन की जो टीम है, पारस खड़का जिसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली साफ साफ अपने सारे फाइनेंशियल्स को सबके सामने रख दिया है। तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को किसी को नहीं कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसी पब्लिकली आप आके मीडिया में सबके सामने जब आप अपने रिपोर्ट को दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा आप ईमानदारी नहीं उम्मीद रख सकते। और आपको मतलब कि उन्होंने अपने जितने भी उनके जो हेटर्स थे उनका सबका मुंह बंद करते हुए ये रिपोर्ट उन्हीं के सामने लेके आए। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में उन हेटर्स को मेंशन करते हुए भी बोला हुआ है कि तो अगर सामना करना पड़ रहा है, उनको काम करने में काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही है, कैन के ही अंदर के लोग उनके खिलाफ क्या बोलते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं, तो एक ग्रुप है जो उनको काम करने में काफ़ी डिफिकल्टी दे रहा है। तो उनका भी मुंह बंद करने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी थी, ट्रांसपेरेंसी एक संस्था के अंदर लानी, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को शेयर करना। ये ऐसा कल्चर को अगर प्रमोट कर रहे हैं पारस खड़का की खड़का, तो ये सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एज अ बोर्ड, एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट। तो सब कुछ ही बेहतर दिशा में चल रहा है, इससे आप ये जान सकते हैं। तो नेक्स्ट सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी वो जो बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड्स के जो पिछले कई हफ्तों से ईमेल दिखाए जा रहे थे, मीडिया में वायरल हो रहे थे कि सीरीज़ होने वाली है। बांग्लादेश ने इनविटेशन भेजा है नेपाल को भी, नीदरलैंड्स को भी, तो खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फाइनली बांग्लादेश और नीदरलैंड्स सीरीज़ कंफर्म हुई है। सो नेपाल इस बार आपको बांग्लादेश के खिलाफ खेलता हुआ नहीं दिखेगा। ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी फैंस काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने कैन के ऊपर भी सवाल उठाए थोड़े बहुत कि आप कुवैत से
मैच खेलिए, आप बांग्लादेश से क्यों खेलने जा रहे हैं, तो ये सब भी देखने को मिला। बट मैं ये बता दूं कि ऐसा है कि ये बांग्लादेश ने भी ये सीरीज़ काफ़ी जल्दबाजी में ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे। एशिया कप से पहले उनकी प्रिपरेशंस एशिया कप को लेके थी। तो थोड़ा नेपाल से ज़्यादा उन्होंने नीदरलैंड्स को प्रेफर किया है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टॉक नीदरलैंड्स से रखी। फिर अगर नीदरलैंड्स कंफर्म नहीं करता तो शायद नेपाल की पारी आ सकती थी। तो उसी बीच में ये भी था कि नेपाल की जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है टॉप एंड सीरीज़ के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी सीरीज़ है गाइस। हमारे लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स और अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जो एशिया के बाहर हम मैचेस खेलने वाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देखिए, बांग्लादेश के साथ भी सीरीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी। ऑस्ट्रेलिया वाली टॉप एंड सीरीज़ भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमको दोनों में से तो वैसे डिसाइड तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही करना था कि वो किस टीम के साथ खेलना चाह रही है। उन्होंने नेपाल और नीदरलैंड्स का दोनों का नाम लिया था। तो मीडिया के अंदर नेपाल की तरफ से, नेपाल के फैंस ने उसको काफ़ी एंगेजिंग और उस न्यूज़ को ही काफ़ी वायरल कर दिया। तो उस वजह से हमको लग रहा था कि नेपाल हिस्सा हो सकती है उस सीरीज़ का, बट नीदरलैंड्स फर्स्ट चॉइस थी बांग्लादेश की। आफ्टर अगर नीदरलैंड्स मना कर देता तो नेपाल का नंबर आने वाला था। बट मैं कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑस्ट्रेलिया वाली टॉप एंड सीरीज़ ज़्यादा एक्साइटिंग है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और कंडीशंस को एक्सप्लोर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे, क्योंकि हमको अपना गेम देखना है, हमको अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि ओमान में हम अक्टूबर में खेलेंगे। और हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि भाई 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारी सीरीज़ फिक्स है, फर्स्ट बायलैटरल सीरीज़। तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक बेटर सीरीज़ आपका इंतजार कर रही है 1 महीने बाद, तो आप इतनी जल्दबाजी में अपने इंजरीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए। इतना रेगुलरली बहुत क्रिकेट हम खेलने वाले हैं अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर, तो प्लेयर्स की फिटनेस का भी हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारे कोई मेजर इंजरी ना हो जाए हमारे इस बीच में, तो इसका भी हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। बांग्लादेश जैसी बायलैटरल सीरीज़ आने वाले समय पे हमको बहुत देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश यहीं है, कहीं नहीं जा रहा है। तो इस हफ्ते के सबसे बड़े अपडेट्स को लेके आज की ये वीडियो थी। तो गाइस, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।